और आइए सबसे पहले बात सेला टनल की कर लेते हैं। सेला सुरंग चीन बॉर्डर से बेहद करीब है और इसी वजह से चीन अब बहुत ज्यादा टेंशन में नजर आता है। भारत के लिए एलएसी की सुरक्षा के लिहाज से ये बेहद अहम है और इस टनल ने सीमा से लगे तवांग को हर मौसम में अब कनेक्टिविटी दे दी है। अब आसानी से सेना के टैंक और ट्रक बॉर्डर तक पहुंच बना सकते हैं। 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनी ये दुनिया की सबसे ऊंची टनल है। आइए आपको बताते हैं सेला सुरंग की खासियत क्या है और सामरिक दृष्टि से आखिर ये इतनी अहम क्यों हो जाती है। –19 में यहीं से मैंने सेला टनल का शिलान्यास करने का काम किया था, याद है ना? 2019 में। और आज क्या हुआ? बन गया कि नहीं बन गया? बन गया कि नहीं बन गया? क्या इसको गारंटी कहते हैं कि नहीं कहते हैं? मोदी की टनल नीति, खौफ में जिनपिंग। बॉर्डर पर सेला टनल, ड्रैगन पर प्रहार प्रचंड। मोदी पार्लियामेंट मेंबरों की गिनती करके काम नहीं करता है, देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रख के काम करता है। 13,000 फीट की ऊंचाई पर ये शानदार टनल बनाई है। 8 घंटे में ईटानगर टू तवांग, चीन का काम तमाम। अरुणाचल में तवांग बॉर्डर तक सेला टनल। तस्वीरें देखिए, ये सरहद पर हिंद के मजबूत इरादों का परचम है। ये ड्रैगन की चालबाजी को पीएम मोदी का करारा जवाब है। अरुणाचल में हिंदुस्तान ने सरहद तक पहुंचने का वो अचूक रास्ता तैयार कर लिया है जो हिंद की सेना को मिनटों में चीन की दहलीज तक पहुंचा देगा। यही वजह है कि तवांग तक ऑल वेदर टनल देखकर चीन की हवाइयां उड़ी हुई हैं। पीएम मोदी ने देश को इस टनल की सौगात देकर बॉर्डर पर सेना की ताकत कई गुना बढ़ा दी है। इस टनल से तवांग में हमारे लोगों को ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिल रही है। स्थानीय लोगों के लिए आना जाना और ट्रांसपोर्टेशन आसान हुआ। इससे अरुणाचल में टूरिज्म को विस्तार मिलेगा। ऐसे अनेक टनल्स पर आज इस पूरे क्षेत्र में बहुत तेजी से काम हो रहा है। सेला सुरंग चीन बॉर्डर के बहुत करीब है और भारत के लिए सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम है। 2019 में पीएम मोदी ने इस टनल प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी थी। कोविड काल की वजह से इसमें देरी हुई, लेकिन अब ये बनकर तैयार हो चुकी है। इस टनल की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि अब तवांग सीमा की दूरी 10 किलोमीटर कम हो चुकी है। आइए पहले आपको इस टनल की खासियत के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि क्यों ड्रैगन टनल बनने से चिढ़ा हुआ है। तवांग और वेस्ट कामेंग जिलों के बीच 2 सुरंग बनी है जो सेना की मजबूत लाइफलाइन बनेगी। पहली 980 मीटर लंबी सिंगल ट्यूब सुरंग है और दूसरी 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग है। सुरंगों में इमरजेंसी मौके के लिए एक एस्केप ट्यूब है। इन्हें लेटेस्ट तकनीक से बनाया गया है। 13,700 फीट की ऊंचाई पर मौजूद सुरंग तवांग को हर मौसम में कनेक्टिविटी देगी। इससे एलएसी तक सेना के वाहनों, हथियार और जरूरी सामान की पहुंच आसान हो गई है। नॉर्थ ईस्ट के विकास पर हमने जितना निवेश बीते 5 वर्ष में किया है, यानी पहले जो कांग्रेस के या पुरानी सरकारें करती थी उससे करीब करीब 4 गुना, 4 टाइम ज्यादा। इसका मतलब यह हुआ कि हमने जो काम 5 साल में किया, जितना धन 5 साल के लिए लगाया, इतना ही काम करने के लिए कांग्रेस को 20 साल लग जाते। अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक चीन सीमा की सुरक्षा भारतीय सेना के लिए सबसे अहम है।
अरुणाचल में अक्सर चीनी सेना घुसपैठ की कोशिश करती है। पिछले कुछ सालों में बॉर्डर पर ड्रैगन ने मजबूत किलेबंदी की है। एयरपोर्ट से लेकर रोड ट्रांसपोर्ट का जाल बिछा दिया है। ऐसे में चीन की साजिश को करारा जवाब देने के लिए बॉर्डर तक तेज कनेक्टिविटी बेहद जरूरी थी। सीमा पर कई बार चीनी सेना के साथ भारतीय फौज की झड़प हो चुकी है, लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद लगातार हमारी सेना ड्रैगन को मुंह तोड़ जवाब दे रही है और पिछले 10 साल में बॉर्डर पर हमारी ताकत कई गुना बढ़ चुकी है। तवांग के आगे भारत चीन बॉर्डर है। तवांग तक जाने का एक ही रास्ता है जो सेला पास से गुजरता है। सर्दियों में बर्फबारी के चलते ये पूरा इलाका बर्फ से ढक जाता है। भूस्खलन की वजह से यहाँ का रोड रूट भी बंद हो जाता है। बर्फबारी के चलते करीब 7 महीने तक इलाका बाकी हिस्सों से कटा रहता है, जिसके चलते एलएसी पर तैनात सेना का मूवमेंट प्रभावित होता है। लेकिन टनल के जरिए ये रास्ता अब हमेशा हर मौसम में खुला रहेगा। ये टनल 317 किलोमीटर लंबी बालीपारा चाहरद्वार तवांग सड़क पर है, जो तवांग सेक्टर में एलएसी तक पहुंचने का इकलौता रास्ता है। ये ऐसा इलाका है जहां खराब मौसम में हेलीकॉप्टर भी उड़ान नहीं भर पाते हैं। सेला टनल करीब 825 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुई है। टनल के जरिए तवांग तक जाने की दूरी 6 किलोमीटर और समय करीब 1.5 घंटे तक कम हो चुका है। तवांग में चीन हमेशा विवाद खड़ा करता रहा है, लेकिन अब ये इतना आसान नहीं होगा। चीन अपनी गिद्ध निगाहों से अपने मंसूबों को अंजाम नहीं दे पाएगा। किसी भी मौसम में हिंद की फौज पूरी ताकत से सीमा पर ड्रैगन को करारा जवाब देगी और उसके इरादों को मिट्टी में मिला देगी। तवांग में सेला टनल बनने से चीन किस कदर टेंशन में है, इसका अंदाजा उसकी तरफ से जारी इस बयान से लगा सकते हैं। चीनी प्रवक्ता ने कहा है कि चीन हमेशा सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। एलएसी पर भारत की सैन्य तैनाती मजबूत करने की कोशिश दोनों देशों के बीच शांति प्रयासों के प्रतिकूल है। इससे सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और रक्षा पर अनुकूल असर पड़ेगा। एलएसी पर तनातनी के बाद चीन के साथ भारत के रिश्ते तल्ख बने हुए हैं। दोनों देशों की सेनाएं सीमा पर डटी हुई हैं। इस टनल से भारत का संदेश यही है कि चीन को उसी की भाषा में जवाब मिलेगा। चीन के साथ भी कई बार कुछ मुद्दों को लेकर मतभेद हो जाता है, मगर सच है कि लंबे समय से चीन के साथ सीमा को लेकर पर्सनल डिफरेंस है ही। चीनी सेना पीएलए ने यूनिलेटरल तरीके से एलएसी पर कुछ बदलाव करने का प्रयास किया, जिसे हमारे बहादुर सैनिकों ने उसे विफल कर दिया। चीन बार बार दबाव डाल रहा है कि भारत एलएसी से अपनी सेना हटाए, लेकिन भारत ने साफ लहजे में कह दिया है कि ये मोदी का मजबूत भारत है। बॉर्डर पर कोई भी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेगा। चीनी की विस्तारवादी नीति से निपटने के लिए भारत लगातार चीन से सटे इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रहा है, जिससे चीन चिढ़ा हुआ है और भारत की चौतरफा घेराबंदी करने की नाकाम कोशिश करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो तवांग में सेला टनल के निर्माण से चीन आखिर क्यों परेशान है, आइए इसकी वजह भी हम आपको बताते हैं। दरअसल ये जो पूरी सेला टनल तैयार की गई है, उससे अब चीन तक हलचल मच चुकी है, क्योंकि आप इस बात को समझिए कि ये वो टनल है जो हर मौसम में ऑल वेदर कंडीशन में एलएसी पर तवांग तक कनेक्टिविटी जो है वो बनाती है। सेला टनल पूरी तरह से तैयार है, चीन तक हलचल है। हर मौसम में अब एलएसी पर तवांग तक कनेक्टिविटी भारतीय सेना की अब बन सकती है। इसके अलावा तवांग जाने का रास्ता अब सिर्फ हर किसी मौसम में नहीं, बल्कि आप ये मान के चलिए सिर्फ पूरे 12 मौसम में 12 महीने अब ये पूरा रास्ता खुल सकता है। यानी कि सर्दी हो, बर्फ गिरे, बारिश हो, इस टनल पर कोई इंपैक्ट नहीं होगा। तवांग की सड़क पर बर्फबारी तक का असर नहीं होगा, वरना क्योंकि ये वो इलाका है जहां पर बर्फबारी की वजह से महीनों महीनों तक रास्ते बंद हुआ करते थे। एलएसी के करीब होने से अब बहुत इसका रणनीतिक महत्व बढ़ जाता है।
है और यही वजह है कि चीन अब परेशान है, यही वजह है चीन टेंशन में है। सीमा पर सेना के मूवमेंट में अब तेजी आ जाएगी। पहले जैसा हम बता रहे थे कि अब चूंकि ये ऑल वेदर टनल है, इस वजह से ये राहें आसान हो जाएंगी। हथियारों के ट्रांसपोर्टेशन में भी और भी ज्यादा अब रफ्तार देखी जा सकती है। इसके अलावा सैनिकों की तैनाती में तेजी आएगी। वो सैनिक जो मोर्चे पर हमेशा से वहां पर तैनात होते हैं, वरना मौसम का लिहाज करते हुए काफी दिनों तक वेट करना पड़ता था, अब कम वक्त में ही चीन को माकूल जवाब भारत की तरफ से दिया जा सकेगा। तवांग पहुंचने का समय जो पहले कई घंटों का हुआ करता था, अब वो मात्र 1.5 घंटे तक रह जाएगा। तवांग तक की दूरी अब मात्र 6 किलोमीटर तक की रह जाएगी। पूरी तरह से ये स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल है, यानी कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया की तस्वीर यहां देखी जा सकती है। पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल हो जाने से ये अपने आप में बेहद खास हो जाती है। वहीं आपको ये भी बताते चले, आज सुबह पीएम मोदी काजीरंगा नेशनल पार्क भी पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने हाथी की सवारी करने के साथ ही जीप सफारी भी की। मोदी सुबह करीब 5 बजे काजीरंगा नेशनल पार्क गए। मोदी देश के पहले, जी हां, पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं जिन्होंने काजीरंगा में रात्रि विश्राम के बाद में जंगल सफारी का लुत्फ उठाया। आपको ये तस्वीरें हम दिखाते हैं। ये तस्वीरें देखिए, हाथी की सवारी पीएम ने की है, जंगल सफारी पर वो गए हैं। काजीरंगा में जब पीएम मोदी यहां पर पहुंचे तो किस तरह की तस्वीर और सुरक्षा कैसी नजर आई थी। वहीं असम में पीएम मोदी जब पहले थे तो उस दौरान भी कितना उत्साह नजर आया था। कल की तस्वीर भी सामने आई और कल जब पीएम मोदी पहुंचे तो उनका वहां की सांस्कृतिक झलक के साथ में पीएम मोदी का स्वागत किया गया, वेलकम किया गया। और आज एक बार फिर से एक अलग तस्वीर पीएम मोदी के इस दौरे के साथ में देखी गई। सिर पर काउबॉय हैट, आंखों पर सनग्लास और हाथों में डीएसएलआर। ये तस्वीरें पीएम नरेंद्र मोदी के उस खास अंदाज को बयां करती हैं जिसके लिए पीएम मोदी हिंदुस्तान तो क्या पूरे विश्व में छाए रहते हैं। सोशल मीडिया पर उनका यही जलवा है जो उन्हें सबसे खास बनाता है। प्रकृति से प्रधानमंत्री का ये प्रेम बेहद अनूठा है। इसी प्रेम में ताजगी भरती तस्वीरें असम के काजीरंगा नेशनल पार्क की हैं। असम और अरुणाचल प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर निकले पीएम मोदी आज सुबह करीब 5 बजे असम के काजीरंगा नेशनल पार्क पहुंचे। पीएम मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो काजीरंगा में रात्रि विश्राम के बाद जंगल सफारी पहुंचे। काजीरंगा की अपनी पहली यात्रा पर पीएम मोदी ने सबसे पहले पार्क के सेंट्रल कोहरा रेंज के मिहिमुख क्षेत्र में हाथी की सवारी की और उसके बाद उसी रेंज के अंदर जीप सफारी की। पीएम के साथ पार्क निदेशक सोनाली घोष और बाकी वरिष्ठ वन अधिकारी भी थे। अब जरा इन तस्वीरों को भी देख लीजिए, कुछ याद आया? जी हाँ, ये एमपी के कूनों की तस्वीर है जिन्हें देश हमेशा याद रखेगा। वो इसलिए क्योंकि देश की धरती पर 70 साल बाद चीतों ने कदम रखा था। चीता प्रोजेक्ट के तहत नामीबिया से 8 चीतों को विमान से विशेषज्ञों की निगरानी में एमपी के श्योपुर जिले स्थित कूनो नेशनल पार्क में लाया गया था। इस मौके पर खास कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिनमें पीएम मोदी ने खुद शिरकत की थी। उन्होंने चीतों को बाड़े में रिलीज किया था। इस तरह से साल 1952 में देश में विलुप्त घोषित किए गए चीतों ने दोबारा रफ्तार भरी थी। पीएम मोदी इससे पहले मैन वर्सेस वाइल्ड फेम बियर ग्रिल्स के साथ जंगल का सफर करते नजर आए थे। पीएम मोदी ने उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बियर ग्रिल्स के साथ डिस्कवरी चैनल में के मैन वर्सेस वाइल्ड विद बियर ग्रिल्स के साथ एक एपिसोड में पार्ट लिया था जो काफी पॉपुलर हुआ था। पीएम मोदी के प्रकृति से प्रेम की तस्वीरें गाहे बगाहे सामने आती रहती हैं और सोशल मीडिया पर छाई रहती है। तभी तो पीएम मोदी मन की बात करते भी हैं और मन की बात सुनते भी हैं। और आइए बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी के काशी और आजमगढ़ दौरे की। पीएम मोदी आज शाम एक बार फिर से अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच रहे हैं और पीएम मोदी, ये कहा जाए तीसरी बार चूंकि प्रत्याशी बनने के बाद में पीएम मोदी ये अपना पहला काशी दौरा करने जा रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के स्वागत की भव्य तैयारियां की हैं। पीएम शाम को 28 किलोमीटर लंबा एक रोड शो भी करेंगे और चुनाव से पहले बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद भी लेंगे। पूर्वांचल
पूर्वांचल पीएम मोदी के लिए आखिर क्यों इतना अहम है? विकास और विश्वास के जरिए मोदी कैसे 24 का चुनावी गणित साध रखे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। आज काशी का वो सामर्थ्य, वो स्वरूप फिर से संवर रहा है। ये पूरे भारत के लिए गौरव की बात है। काशी में फिर मोदी, पस्त होंगे विरोधी। इस समय महादेव को अति आनंदमय है। चारों ओर, चहुं ओर विकास का डमरू बजा है। बाबा का आशीर्वाद, अब की बार 400 पार। अयोध्या से काशी, सेट पूर्वांचल का गणित। 100% पक्ष में आने चाहिए। इसके लिए हम सबको अभी से तैयारी करनी होगी। पूर्वांचल का मुश्किल गणित सेट करने के लिए पीएम मोदी एक बार फिर काशी में है। तीसरी बार वाराणसी से लोकसभा प्रत्याशी बनने के बाद पीएम का ये पहला काशी दौरा है। आज शाम वो लंबा रोड शो करेंगे और एक बार फिर प्रचंड जीत के लिए बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेंगे। बाबतपुर एयरपोर्ट से पीएम रोड शो करते हुए सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचेंगे। मंदिर में दर्शन पूजन के बाद पीएम बनारस लोकोमोटिव कारखाने के गेस्ट हाउस में रुकेंगे और फिर सुबह आजमगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां से वो यूपी समेत देश को 10 नए एयरपोर्ट की सौगात देंगे और विपक्ष के खिलाफ चुनावी चक्रव्यूह रच देंगे। जहां महादेव का कृपा हो जाला, ऊ धरती अपने ऐसे ही समृद्ध हो जाले। इस समय महादेव को अति आनंदमय है, खूब प्रसन्न है महादेव। इसलिए महादेव के आशीष के साथ 10 वर्षों में काशी में चारों ओर, चहुं ओर विकास का डमरू बजा है। वाराणसी के जरिए पीएम पूरे पूर्वांचल का गणित साध रहे हैं। 2019 में बीजेपी को पूर्वांचल की 5 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। इस बार योगी की अगुवाई में पूर्वांचल में क्लीन स्वीप की तैयारी है। पूर्वांचल बीजेपी और पीएम मोदी के लिए कितना अहम है, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 17 दिन के अंदर पीएम का ये दूसरा वाराणसी का दौरा है। इससे पहले वो 22 फरवरी को भी काशी आए थे। हजारों करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात देकर गए थे। इस बार मोदी चुनावी रण में उतरने से पहले बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेने काशी आ रहे हैं। वाराणसी सीट से मोदी तीसरी बार चुनावी मैदान में है, लिहाजा पीएम के स्वागत के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बड़ी तैयारी की है। बाबतपुर एयरपोर्ट से लेकर बरेका तक 28 किलोमीटर लंबे रूट पर पुष्प वर्षा की तैयारी की गई है। इस दौरान पीएम अपनी कार की रूफटॉप पर आकर लोगों का अभिवादन करेंगे। पीएम शाम करीब 6 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट से चलेंगे और लोगों का अभिवादन करेंगे। पीएम मोदी के भव्य स्वागत के लिए बाबतपुर एयरपोर्ट, हरहुआ चौराहा, शिवपुर चौराहा, अर्दली बाजार, कचहरी चौराहा, लहरतारा चौराहा से आगे मंडूवाड़ी चौराहा और बीएलडब्ल्यू गेस्ट हाउस में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और भीड़ मौजूद रहेगी। लोग जगह जगह पर पुष्प वर्षा करेंगे।
इस दौरान मंत्रोच्चार के लिए बटुक, डमरू दल और कलाकार भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी के स्वागत के लिए रास्ते में 16 जगहों पर वेलकम पॉइंट बनाए गए हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर से निकलकर पीएम लहुरा बीन, चौका घाट, कैंट ओवरब्रिज से होते हुए लहरतारा कैंसर हॉस्पिटल के रास्ते BLW गेस्ट हाउस पहुंचेंगे। 2 फरवरी को भी पीएम मोदी सड़क मार्ग से ही एयरपोर्ट से बरेका पहुंचे थे। उस यात्रा के दौरान भी रास्ते में पीएम मोदी का फूलों से भव्य स्वागत किया गया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस महायज्ञ को वर्तमान में एक नई गति प्रदान कर रहे हैं। उनके यशस्वी नेतृत्व में देश की गौरवशाली आस्था के प्रति सम्मान और पुनर्स्थापना का कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। श्री काशी विश्वनाथ धाम इसका जीवंत उदाहरण है। बहुत जल्द चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। ऐसे में अब पीएम मोदी नामांकन और चुनाव प्रचार के लिए ही काशी आएंगे, यानी चुनाव से पहले ये उनका आखिरी दौरा होगा। लिहाजा वो बरेका गेस्ट हाउस में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। उन्हें पूर्वांचल फतेह का मंत्र देंगे। पीएम के साथ बैठक में क्षेत्रीय, जिला, महानगर और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया है। बैठक में वो कार्यकर्ताओं से चुनाव की तैयारियों का फीडबैक भी लेंगे। पूर्वांचल में लोकसभा की 27 सीटें हैं, जिसमें से 2019 में बीजेपी को 22 सीटों पर ही जीत मिली थी, जबकि 2014 में पार्टी ने 25 सीटों पर जीत दर्ज की थी। अब की बार पूर्वांचल में बीजेपी को ओपी राजभर, दारा सिंह चौहान का भी साथ मिल गया है। लिहाजा पार्टी को पूरी उम्मीद है कि वो सभी 27 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। अब तो महादेव के आशीर्वाद के साथ अयोध्या में भव्य राम मंदिर का पुण्य भी उन्हें मिलेगा। पीएम मोदी के प्रयासों से काशी से लेकर अयोध्या तक लोगों को भव्य विकास और विश्वास की ऊर्जा मिली है। इसीलिए बीजेपी उत्साहित है। कल पीएम मोदी काशी से आजमगढ़ जाएंगे, जहां से देश को 10 नए एयरपोर्ट की सौगात देंगे। 10 में से 5 एयरपोर्ट यूपी के ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। दरअसल 24 का चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है। बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम दल अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 13 से ज्यादा कद्दावर नेता बीजेपी में शामिल हो गए। मध्य प्रदेश के भोपाल से आई इन तस्वीरों ने कांग्रेस के खेमे में हलचल मचा दी है। ये तस्वीरें लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगने वाले बहुत बड़े राजनीतिक झटके की तस्दीक कर रही है। कांग्रेस के कद्दावर नेता सुरेश पचौरी ने हाथ का साथ छोड़ कमल खिलाने का प्रण ले लिया है। न सिर्फ सुरेश पचौरी बल्कि कांग्रेस के 13 और नेताओं ने भी कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया। इस दौरान मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, मुख्यमंत्री मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय मौजूद थे। वी.डी. शर्मा ने सुरेश पचौरी को राजनीतिक संत कहा। राजनीतिक क्षेत्र से लेकर के सामाजिक क्षेत्र तक माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो विश्वास व्यक्त हो रहा है, आज उसी कड़ी में कि कांग्रेस की राजनीति में राजनीति के संत के तौर पर जिनकी पहचान रही है आदरणीय सुरेश पचौरी जी, आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। ये हम सबके लिए गर्व की बात है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस में सुरेश पचौरी जैसे स्वच्छ छवि वाले लोगों का सम्मान नहीं होता। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस का नेतृत्व ऐसे शुचिता वाले, साफ सुथरे ढंग से देश सेवा को लेकर राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को नजरअंदाज करता है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि एक दिन ऐसा आएगा कि कांग्रेस का खात्मा हो जाएगा। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ वो मंत्री रहे और एक दाग श्री सुरेश पचौरी जी के दामन पर कभी नहीं लगा। अभी खड़गे जी आए थे तो चिढ़ गए, कहने को शिवराज कहता है कि हम महात्मा गांधी के सपने को सच कर रहे हैं और कांग्रेस को खत्म कर रहे हैं। सही तो है, इसमें गलत क्या है? अब आप श्री सुरेश पचौरी जी जैसे नेता का कांग्रेस पर सम्मान नहीं कर पाए, नहीं रख पाए, तो कांग्रेस खत्म होगी, बचेगी कहां से कांग्रेस? आपको बता दें,
सुरेश पचौरी ने 1972 में कांग्रेस से राजनीति की शुरुआत की थी। 1984 में पहली बार राज्यसभा सांसद बने। कुल 4 बार राज्यसभा सांसद चुने गए। साथ ही कई विभागों में केंद्रीय मंत्री रहे। हालांकि एक बार लोकसभा का चुनाव लड़ा और उनकी हार हुई। एक बार विधानसभा चुनाव लड़ा तो उसमें भी उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। इसके अलावा युवा कांग्रेस और सेवा दल के अध्यक्ष रहे। मध्य प्रदेश में बीजेपी में शामिल होने वाले सुरेश पचौरी अकेले कांग्रेसी नेता नहीं है, बल्कि उनके साथ साथ कांग्रेस के विशाल पटेल, गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी, संजय शुक्ला, अर्जुन पालिया, आलोक चंसोरैया, कैलाश मिश्रा, योगेश शर्मा, अतुल शर्मा, सुभाष यादव, दिनेश ढीमोले और जसपाल सिंह अरोरा शामिल हुए। इस दौरान संजय शुक्ला ने इसे घर वापसी बताया तो सुरेश पचौरी ने शेरो शायरी की। संजय और विशाल कांग्रेस के लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में दोनों ही नेताओं ने बीजेपी नेताओं को हराकर जीत हासिल की थी। कमलनाथ सरकार में दोनों ही नेताओं की खासी लोकप्रियता रही है। इन सब के बीजेपी में शामिल होने से कांग्रेस के माथे पर बल आ चुका है। नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकने की तैयारी में जुटी कांग्रेस के लिए राह काफी कठिन हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।